So well, in this video we are going to study about beats. बहुत सुंदर आर्टिकल, बहुत सुंदर, extremely beautiful text to study about. So we are going to study about the phenomena of beats. Beats क्या चीज़ होती है? So beats is an interesting phenomena arising from the interference of waves. So जो beat एक phenomena है जो जब दो waves interfere करती हैं, हम बार बार waves के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ये जब दो वेव इंटरफेयर करती हैं तो वहाँ से बीट्स पैदा होती हैं। अब बीट्स को हमने समझना है कि ये होता कैसा है सब कुछ। जब दो हार्मोनिक वेव्स होती हैं, व्हेन टू हार्मोनिक साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक दूसरे के क्लोज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक वेव को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसमें जो ओमेगा वाला पार्ट है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इन ये जो दो साउंड वेव्स की हम बात कर रहे हैं, जो हार्मोनिक साउंड वेव्स होंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल नहीं होगी पर बहुत नज़दीक होगी एक दूसरे की। जैसे आप मान लो एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 लेते हैं, दूसरी की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा 1 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा 2 के बराबर आपने इसको लेना है। हम इसका भी मैथमेटिक्स भी करेंगे। So when two harmonic sound waves of close but not equal frequencies are heard at the same time, जब इनको हम सेम टाइम में सुनते हैं तो क्या होता है? We heard a sound of similar frequency, हम एक जैसी फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुनते हैं पर इसके साथ साथ हम कुछ और भी सुनते हैं। But we hear something else also. Now we hear the audibly distinct waxing and waning of the intensity of sound. हम क्या करते हैं कि हम डिस्टिंक्ट वैक्सिंग एंड बैनिंग ऑफ साउंड का मतलब आप इसको समझना है आपने। ये एडिशनल एनसीईआरटी के टेक्स्ट को समझाने के लिए हमने ये ऐड किया है। वैक्सिंग एंड बैनिंग का मतलब होता है साउंड वेव्स एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और इसमें क्या होता है कि द राइज इन द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड द वैक्सिंग ऑफ साउंड। जब जो साउंड वेव्स की मैक्सिमम इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम वैक्सिंग बोलते हैं, और जब इस इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है तो इसको वैनिंग बोलते हैं। मींस जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की इंटेंसिटी का बढ़ने और घटने को हम वैक्सिंग और वैनिंग बोलते हैं। दीज टू फिनोमिनाज अकर ये तभी होते हैं जब दो साउंड वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं, राइट। सो हम इस सेंटेंस को दोबारा फिर से पढ़ते हैं। अब आपको वैक्सिंग और वैनिंग समझ आ गया। साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती हैं और उसका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का इंक्रीज हो जाना, मिनिमम इंटेंसिटी का घट जाना, उसको हम बोलते हैं वैक्सिंग एंड वैनिंग। ओके, सो वी कैन से दैट वी हियर द ऑडिबली डिस्टिंक्ट वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड विद फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज, टू क्लोज फ्रीक्वेंसीज। तो हम ये जो वैक्सिंग एंड वैनिंग होती है इसकी वजह क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज। अब आप सोचेंगे कि आपको ये फिजिक्स का टेक्स्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका भी आपको थोड़ा सा आभास होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए तो फिजिक्स में बहुत कुछ है आपके किनारे, पर आपको ये क्यों सिखाया जा रहा है? हो सकता है आप में से कोई +2 करने के बाद म्यूजिशियन बने तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। सो यही बात यहाँ की गई है कि जो आर्टिस्ट यूज दिस फिनोमिना, आर्टिस्ट इस कंसेप्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं ऑफन व्हाइल ट्यूनिंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर। जब दो आर्टिस्ट फॉर एग्जांपल जो है वो सितार बजा रहे हैं, अब एक की सितार की ध्वनि अलग तरीके से आए, दूसरे की सितार की जो ध्वनि है वो अलग तरीके से आए, तो जो ऑडियंस होंगे उनके कानों में गड़बड़ी वो महसूस करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस फिनोमिना ऑफ बीट्स का जो आइडिया है वो बहुत अच्छे तरीके से काम आता है और इस आइडिया को हम ट्यून करने के लिए दोनों जो सितार हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी उनको मिलाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दे गो ऑन ट्यूनिंग, वो तब तक उसको ट्यून करना जारी रखते हैं जब तक जो बीट्स जो है वो सुनना बंद ना हो जाए, डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी जो है वो बंद ना हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम अब इस सारी घटना का मैथमेटिक्स लिखते हैं। आपने सुंदरता इस बात की ये पकड़नी है कि जब हम किसी चीज़ का टेक्स्ट को हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं तो उसको देखना आपने कि इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे चेंज करना है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे बदलना है। यू हैव टू कंसिडर दैट मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो ये सारी घटनाओं को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बदलने की कोशिश करेंगे और ये रहा हमारा प्रोसेस। हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास हमने एक इक्वेशन पढ़ा था कि जो एक वेव है, जैसे ट्रांसवर्स वेव यदि चलती है तो उसमें ये रहा उसका एम्पलीट्यूड, और यदि वो एक साइन वेव है तो ये आ गया के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ये कोई फेज डिफरेंस है, राइट। ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ओके,
अब हम ऐसा करते हैं कि अपना जो फार्मूला है उसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम इसमें x को 0 पुट कर देते हैं। x को 0 पुट करने का मतलब ये रहेगा हम इसकी लोकेशन को फिक्स कर देंगे। वी फिक्स इट्स लोकेशन बाई पुटिंग x इज इक्वल टू 0। इसमें एक मैथमेटिक्स डाल दीजिए कि x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। इसका मतलब कि आप एक ही लोकेशन पर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, लोकेशन जो है वो अपना रोल प्ले नहीं करेगी। और दूसरा, और यदि इसको सिंपल बनाना है तो हम फाई को जो है वो π/2 रख देते हैं। जो इनिशियल फेज़ है या फेज़ कांस्टेंट जो है वो π/2 है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। ओके, उसके बाद इसको यहाँ रखने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको बाय द फंक्शन ऑफ ए जस्ट टी रह जाएगा, क्योंकि x को 0 पुट कर दिया तो आपके पास आएगा a साइन, तो kx वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा -ωt प्लस π/2। सिंपल। यहाँ हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट का कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो एंगल चेंज हो जाएगा, तो यह आ जाएगा कॉस थीटा, और पहले क्वाड्रेंट में जो साइन है वो पॉजिटिव होगा, सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ आप इस्तेमाल कर दीजिए। आपका जो फार्मूला है वो ये शेप ले लेगा, बाय द फंक्शन ऑफ टी दिस इज a साइन ऑफ ओमेगा टी, सॉरी ये हो जाएगा a कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब जो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कुछ कंडीशन के साथ इक्वेशन नंबर 2 में कन्वर्ट हो चुकी है। संयोगवश हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात कर रहे हैं। और यदि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये नोटेशन को हम चेंज कर देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, जो फर्स्ट वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम ω1 लेते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं कि ये लेंगे x1, S1 इज़ द फर्स्ट वेव, ये रहा वेव का एम्पलीट्यूड कॉस, और हमने कहा कि इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो नियरली इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में डिस्टिंक्शन है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूँ। और आगे चलें, जो हमारे पास दूसरी वेव है, जो दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसका एम्पलीट्यूड a, और ये आ जाएगा कॉस ऑफ ω2t, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब देखिए इसमें हमने लिखना है, एक हम नोट दे देते हैं कि ω1 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ω2 के बराबर है, ये ध्यान रखना है। टू फ्रीक्वेंसीज आर नियरली इक्वल टू वन अनदर। ओके, अब हम आगे चलें तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अब जैसे ये दो जो वेव्स है वो एक इंटरफेयर करेंगी, तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं, जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा S1 प्लस S2। सो ये आ जाएगा S इज इक्वल टू S1 को आप लिखेंगे दिस इज a कॉस ω1 इंटू टी प्लस a कॉस ω2 इंटू टी। आप देखें यहाँ a दोनों में कॉमन है, इसको आप बाहर ले लें, आपके पास आ जाएगा कॉस ω1 इंटू टी प्लस कॉस ω2 इंटू टी। राइट, अब इसके साथ हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर। अब हम अगले पेज पर चलते हैं और इस इक्वेशन के साथ हम शुरू करते हैं। ये इक्वेशन हमारे लास्ट पेज की थी, तो हमारे पास आ गया S इज इक्वल टू a कॉस ω1 इंटू टी एंड कॉस ω2 इंटू टी। सो आप यहाँ देख सकते हैं NCERT का टेक्स्ट पैरेलल आपके साथ रखा हुआ है, आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। यदि आपके पास NCERT की बुक नहीं है आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका टेक्स्ट साथ साथ में पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ एक जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, और वो है आइडेंटिटी बाय यूजिंग हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे जो है कॉस a प्लस कॉस b इज इक्वल टू 2 कॉस दिस इज a माइनस b/2 एंड कॉस a प्लस b/2। तो जहाँ a क्या है ω1 और ω1 इंटू टी, एंड जो b है ω2 इंटू टी। हेयर
here A is equal to omega 1 into t and B is equal to omega 2 into t. सो आप यहाँ यूज़ कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा S इज इक्वल टू, हाँ 2A, 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2A एंड कॉस ऑफ, यहाँ इसको रख देंगे तो आएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी एंड कॉस ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी। ये हमारी नई इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम एनसीईआरटी की इक्वेशन का नंबर दे देते हैं, ये है 15.47। ओके, हमने इसको आगे डिस्कस करना होगा तो हमें आसानी हो जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन की जो कम्प्लेक्सिटी है उसको थोड़ा सा घटा देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ये वाला पार्ट है ना हमारे पास, ये वाला, इसका एक नया नाम रख देते हैं, और जो ये वाला पार्ट है इसका भी एक नया नाम रख देते हैं। तो फिर आप पूछेंगे नया नाम आपने क्या रखा, तो नया नाम ये रखा हमने कि इसका नाम रख दिया हमने ओमेगा ए। ओमेगा ए जो होगा वो आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 कॉमा ओमेगा बी की जगह ओमेगा बी रख देंगे ओमेगा 1, डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसी की जगह हम ये रख देंगे। तो हमारा जो इक्वेशन है वो इस तरीके की शेप ले लेगा, S इज इक्वल टू 2A कॉस ऑफ, और यहाँ आ जाएगा आपके पास ओमेगा बी इंटू टी एंड इंटू कॉस ऑफ ओमेगा ए इंटू टी। ये आपकी जो नई इक्वेशन जो है उसकी शेप बन रही है। तो हम ऐसा देखें कि हम इस पार्ट को ज़रा ध्यान से देखें। इस पार्ट का हम फिर दोबारा फिर से एक नया नाम रखते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड बांध देते हैं। जो नई वेव बनेगी इंटरफेयर करने के बाद ये आएगा 2A कॉस ऑफ ओमेगा बी इंटू टी, राइट। सो आपके पास देखिए अब ये जो नई जो वेव बनेगी इंटरफेयर करने के बाद वो बन जाएगी A कॉस ऑफ ओमेगा ए इंटू टी। सो ये नई वेव है। जब दो वेव्स नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी की एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती है तो इस तरीके की नई वेव बनती है। अब बड़ी ध्यान देने वाली बात है, हमने देखना ये है कि हमारे पास जो वेव बन रही है उसमें ओमेगा 1, फॉर एग्जांपल आगे हम आपके साथ एक एग्जांपल से डिस्कस करने वाले हैं कि जो ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 को हम यदि हम ले लें कि इट इज़ 11 हर्ट्ज़, ये प्रॉब्लम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और जो ओमेगा 2 है उसको हम ले लेते हैं 9 हर्ट्ज़। ओके, अब हम देखें ज़रा कि यदि हम इन दो एग्जाम्पल्स के साथ यदि हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि हमारे पास ओमेगा ए क्या आएगा, ओमेगा ए जो आएगा वो आएगा 11 प्लस 9/2, दिस मीन्स दिस इज़ 10 हर्ट्ज़, यहाँ से 10 हर्ट्ज़ आएगा। और यदि हम डिफरेंस की बात करें ओमेगा बी तो आ जाएगा 11 माइनस 9/2, तो ये तो 1 हर्ट्ज़ आएगा। तो यहाँ हम देखें कि जो आपकी वेव है ना, अब वेव में ये एक कोसाइन वेव बन गई। कोसाइन वेव का मतलब है कि इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है ओमेगा ए, इस पार्ट को आप ध्यान से देखें, ओमेगा ए जो है, ओमेगा ए इज़ वेरी मच ग्रेटर देन ओमेगा बी। मतलब क्या हुआ कि जो दो वेव्स के टकराने के बाद एक नई वेव बनेगी उसमें ओमेगा ए वाला पार्ट जो है वो डोमिनेट करेगा, मीन्स वो ओमेगा ए की फ्रीक्वेंसी से चलेगी, एवरेज फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से चलेगी। ये आपने ध्यान देना है। हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि ये 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल करेगी। और आप देखें कि दूसरा जो इसका एम्पलीट्यूड होगा, अब जो नई वेव बनेंगी जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है। हियर एम्पलीट्यूड इज़ नॉट कांस्टेंट, दिस पार्ट इज़ नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि ये पार्ट जो है वो 2A, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, बट ये कोसाइन ओमेगा वी डी का पार्ट भी है, इसके साथ ये मल्टीपल भी है। और इसका मतलब ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें कॉस ओमेगा वी टी, आपको पता है कोसाइन की वेरिएशंस किस तरीके की होती है, वो सिंपल हार्मोनिकली वेरी करता है। तो वो ये 2A की वैल्यू को मल्टीपल के साथ जो है वो बदल देगा, और उसमें जो फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी 1 हर्ट्ज़ रहेगी। ये मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो नई वेव बनेगी उसमें ओमेगा ए की जो फ्रीक्वेंसी है, एवरेज फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 10 हर्ट्ज़, इसके साथ ही मूव करेगी, और उसका जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो
वेरी करेगा और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 2a होगी। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो cos ओमेगा टी है, हम एक बार फिर से लिखूं, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2a cos ओमेगा वी टी। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज कितनी हो सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हो सकती है कॉस की या तो +1 या तो -1। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो नई वेव का एम्पलीट्यूड बनेगा वो होगा या तो +2a या फिर ये होगा -2a। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है +2a और -2a होने के बाद ये जो एम्पलीट्यूड है वो ऐसे वेरी करेगा। ओके, दिस विल वेरी, ऐसे ऐसे होगी वेव। यू कैन सी इट लाइक दिस। सो ये वाला जो पार्ट होगा वो 2a होगा, +2a, और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो होगा -2a, राइट। बट दिस एम्पलीट्यूड नाउ वेरी, ये होगा जो ओमेगा जो v है वो इसको चेंज कराएगा। अब आपको पता चला कि जो एम्पलीट्यूड है वो देखिए 2a के बीच में किस तरीके से बदलेगा। ये वाला पार्ट आपने समझना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये है इसकी +2a वैल्यू और ये है -2a वैल्यू, एंड these bearing amplitudes are because of the cos of omega vt, right? So now we'll go to the another page to explain it further. So this is what we have explained over here. The amplitude is the largest when the cos of omega bt takes place its limit from +1 to -1. So in other words, the intensity of the resultant wave जो हमारे पास होगी ना, उसको जो resultant wave की intensity को यदि मैं लिखना चाहूँ, then I can write now this is omega b is equal to omega 1 minus omega 2 by 2, right? यही हमने omega b का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। So we can write now 2 omega b is equal to omega 1 minus omega 2. So I can write now this omega v जो है इसको मैं बीट फ्रीक्वेंसी मान लेता हूँ। दिस इज द बीट फ्रीक्वेंसी। सो बीट फ्रीक्वेंसी को मैं लिख दूँ कि 2 पाई टाइम न्यू बीट फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू 2 पाई टाइम न्यू 1 माइनस 2 पाई टाइम न्यू 2। सो 2 पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यू विल हैव द बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस न्यू 2। ये बीट फ्रीक्वेंसी जो है इसको हमने डिस्कस करना है, राइट। सो now here on example number figure number 15.6, this illustrate the phenomena of the beats for the two harmonic waves of frequency 11 hertz and 9 hertz। इसी को ही हमने डिस्कस करना है। अब आप देखें कि यदि आपने एक फ्रीक्वेंसी को 11 हर्ट्स ले रखा है और दूसरी फ्रीक्वेंसी को आपने 9 हर्ट्स ले रखा है तो बीट फ्रीक्वेंसी अपने आप क्या आ जाएगी? देन बीट फ्रीक्वेंसी विल बी 11 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 2 हर्ट्स। तो ये एनसीईआरटी का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसके साथ हम आपको इसको सिखाने की कोशिश करते हैं, और ये रहा वो एग्जाम्पल। अब आप इसको यहाँ से देखें क्योंकि आपने मैथमेटिक्स तो इसका कर रखा है, या हम नए पेज पर लेके चलते हैं आपको। ओके, इसको हम यहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं। हमने जो बात किया था कि हमारे पास एक फर्स्ट वेव है, और फर्स्ट वेव ये जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है 11 हर्ट्ज़। इसको समझना है हमने। ये 1 हो गया, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 9 हर्ट्ज़। इसका मीनिंग क्या हुआ? और ये जो है, ये जो नई वेव बनेगी ये बनेगी आफ्टर द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने सीखना है कि इसकी यदि फ्रीक्वेंसी जो है वो 11 हर्ट्ज़ है, 1 हम लिख देते हैं इसको 11 हर्ट्ज़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड में ये 11 गोले लगाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रैक्टिकली आप समझे, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है गोला पूरा करना। एक सेकंड में एक चीज़ कितने गोले पूरे करती है। और यदि मान लो कि इसकी फ्रीक्वेंसी 11 हर्ट्ज़ है तो इसका मतलब ये एक सेकंड में 11 बार 11 चक्कर लगा देती है। ऐसे करके आप समझने की कोशिश करें।
और ये जो एक गोला होता है ना, ये एक गोला एक वेवलेंथ के बराबर होता है। इसको ज़रा देखें, मैं इसको यदि दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ओके, फिर मैं इन दोनों पार्ट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ। इसका एक पार्ट मैंने ऐसे रख दिया फर्स्ट हाफ, और इसके दूसरे पार्ट को मैंने ऐसे रख दिया सेकेंड हाफ। देखो ज़रा, ये हो गया हमारे पास पार्ट 1 और ये हो गया पार्ट 2, ये पार्ट 1 और ये हो गया पार्ट 2, ये हो गया पार्ट 1 और ये हो जाएगा पार्ट 2, राइट। तो उससे एक वेवलेंथ होने का क्या मतलब है? एक वेवलेंथ का मतलब होता है एक गोला पूरा करना। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक वेवलेंथ का मतलब है एक गोला पूरा करना। ये देखिए आप, यहाँ से हम सीख सकते हैं। तो यदि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो पहली फ्रीक्वेंसी आपकी गिटार से पैदा हो रही है, उसको 11 हर्ट्ज है। अब जरा गिने हम कि बाकी 11 है कि नहीं। ये देखो, एक गोला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप अपर और डाउन पार्ट को मिला के एक गोला बनता है ना। अभी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो दूसरे वाला है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ν2, ये 9 हर्ट्ज है। हम देखें, इसका मतलब उसने एक टाइम पीरियड में 9 गोले लगाए हैं, मीन्स 9 वेवलेंथ्स कवर की हैं उसने। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 8, इट्स 9। सो इट इज़ 1 यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। यहाँ पूरे 9 हो जाएंगे। ओके, सो जो ν2 है वो 9 हर्ट्ज हो गया, राइट। सो अब है जो बीट्स बनती है, उसकी जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज है। इसको भी सीखना है हमने। जो बीट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 11 हर्ट्ज माइनस 9 हर्ट्ज, दिस इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। ये 2 हर्ट्ज होगी। तो 2 हर्ट्ज होने का मतलब क्या है कि एक टाइम पीरियड में ये 2 गोले पूरे कर लेगी, 2 वेवलेंथ बना लेगी। ओके, 2 गोले, वेवलेंथ का मतलब एक वेवलेंथ का मतलब एक गोला, सिंपली समझना है। तो ये रहा हमारा वो टाइम पीरियड टी। ओके, इस टाइम पीरियड में इस वेव ने 11 गोले लगाए, इस वेव ने 9 गोले लगाए। तो ये जो नई जो सुपर पोजिशन से बनेगी, ये 2 ही गोले लगाएगी। अब देखो जरा, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एक गोला, यहाँ से लेके यहाँ तक आधा गोला, ये है λ/4 और ये भी λ/4, राइट। इसको आप देख लेना, इतना जो पार्ट है आप ऐसे समझे इसको सिंपली, इतना जो पार्ट है ना, ये है λ/4। आपको पता चल जाएगा कि ये 2 लैम्डा ही है। ये है λ/2 और इतना है λ/2, इतना है λ/2 और ये है λ/4। अब आप इन सभी को जोड़ दीजिए। ओके, सो आ जाएगा λ/2 प्लस λ/2, λ/2 प्लस λ/4 प्लस λ/4, λ/2। तो यहाँ से भी लैम्डा आएगा, तो लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। सो 2 लैम्डा मीन्स 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ओके, 2 गोले उसने पूरे किए हैं। सो यहाँ से आपको सीखना है। दूसरी बात है, हमने उसमें एक्सप्रेशन में हमने किया है कि हमारा जो वेव होगी ना, उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आया था, S इज इक्वल टू A cos ऑफ ओमेगा A इंटू टी। और जो ओमेगा A है वो है ω1 प्लस ω2/2, राइट। सो ω1 क्या है हमारे पास 11 हर्ट्ज, ω2 9 हर्ट्ज बाई 2, इट इज़ 20/2, दिस इज 10 हर्ट्ज। अब आपको इसका भी मतलब समझना है कि जो ये वेव चलेगी उसमें ओमेगा ए वाला जो पार्ट है वो डोमिनेट करेगा। सो ये 10 हर्ट्ज आता है। तो 10 हर्ट्ज को गिनिए जरा कि किस तरीके से 10 हर्ट्ज होंगे। ये देखिए, ये लेते हैं हम एक वेवलेंथ को हम इतना पार्ट कंसिडर करते हैं। अब इसमें एक में 10 साइकिल्स होंगे, ये गिनना है आपने। तो पहला आपके पास हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब इसमें 5 हुए, अगले में भी 5 होंगे। यहाँ से लेके यहाँ देखिए 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3
और यहाँ 4 और यहाँ 5। दिस मीन्स दैट दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट ओमेगा ए इंटू टी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ ये आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। सो नाउ विल ट्राई टू अटेम्प्ट सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम इसका जो उपयोगिता है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके लिए हमें अगले पेज पर चलना है। So we'll try to solve the problem. So this is the problem designed by NCERT to give you the practical aspect of this text. तो बहुत सुंदर किताब है, इसको आप पढ़ें तो आपके जो यूँ कहें कि आपको तह तक फिजिक्स समझ आती है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए सवाल जो बनाया गया है वो कुछ इस तरीके का है। एग्जाम्पल नंबर 5.6। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5.6। हम इसको पहले पढ़ते हैं अच्छे ध्यान से। हमारे पास 2 सितार हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। उसमें सितार पर आपको पता तार चिपकी होती है, तो एक तार ए है, एक में स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी आर प्लेइंग द नोट। दोनों ही जो सितारे हैं वो एक का आवाज़ पैदा कर रही है और वो आवाज़ है धा। धा प्रोड्यूस कर रही है। अब यदि ये धा जो ऑडियंस है उनको अलग अलग सुनेगी तो उनको आनंद नहीं आएगा। ओके, उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो जब वो पहली बार धा की आवाज़ निकलती है ना तो उससे क्या होता है, दे आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून। वो अलग अलग लगती है कि एक की सितार पर अलग निकल रही है, दूसरे की सितार पर अलग निकल रही है, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 हर्ट्ज है। तो मैं ये लिख देता हूँ कि एक न्यू ए माइनस न्यू बी, और ये आपको पता है एक्सप्रेशन के मुताबिक बीट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। सो हियर दिस बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू दैट इज 5 हर्ट्ज। कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 हर्ट्ज है। अब सवाल ये है कि ये आंसर तो दोनों ही तरीकों से आ सकता है। ऐसे भी तो आ सकता है, ऐसे भी तो आ सकता है, तब भी तो आंसर 5 आ सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि न्यू ए माइनस न्यू बी ही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमें कन्फ्यूजन को भी हटाना है। सो द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बी इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। हुआ क्या कि जो बी की टेंशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद क्या हुआ, आप इसको समझना है। एंड द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू डिक्रीज। जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो घट जाती है, 3 हर्ट्ज रह जाती है। मीन्स अब देखें, हम दोनों में ही इसमें पुट करते हैं। जब आपने इसकी टेंशन को इंक्रीज किया ना तो न्यू ए माइनस न्यू बी का जो आंसर आ गया, ये जो न्यू बीट है वो अब रह गया 3 हर्ट्ज। या तो मैं ऐसे रखूं न्यू बी माइनस न्यू ए, ये जो न्यू बीट आया अब इसमें भी आप पुट कर दीजिए 3 हर्ट्ज। आपको आसान लगेगी प्रॉब्लम, बहुत आसान। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि हम इस डिफरेंस को माने, इस डिफरेंस को चूज करें या फिर इस डिफरेंस को चूज करें, क्योंकि दोनों को घटा के आप देखें ना कि जैसे मान लो हम देखें 2 चीज़ों का डिफरेंस जो है 4 आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो 14 माइनस 10 करें तब भी 4 आएगा, है ना। और 10 माइनस 6 करें तब भी 4 आएगा। समस्या ये है कि अब आप 14 को चूज़ करना है या फिर 6 को चूज़ करना है, यहाँ प्रॉब्लम है। क्योंकि डिफरेंस ऑफ 2 फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज। अब वो न्यू ए माइनस न्यू बी है या न्यू बी माइनस न्यू है, ये प्रॉब्लम है। अब आप देखते हैं कि इसने कहा क्या आगे। तो इन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। जो सितार दूसरी है बी, उसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल क्या है, ये जो न्यू बी है वो हमें निकालना है। यस, आस्क्ड टू फाइंड आउट दिस। तो इसको अननोन को हम ऐसे निकाल लेते हैं कि ये हमें निकालना है। ओके, यदि ए की जो फ्रीक्वेंसी है, वेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 427 हर्ट्ज। अब ए की फ्रीक्वेंसी नोन है। हमें देखना कि यदि जब अपने एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, राइट। तो जो वी होती है ना ट्रांसवर्स वेव में, इसको मैं ये 1/λ लिखूं तो इसको हम लिखते हैं √T अपॉन म्यू। मीन्स फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो यदि हम टेंशन बढ़ाते हैं, जो T है वो टेंशन है, अब टेंशन बढ़ाने के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यदि टेंशन बढ़ाई है, यहाँ लिखिए, देखिए द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बी इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। अब बी की टेंशन जो है बढ़ाई तो आपने क्या देखा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। यदि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये डिफरेंस घट जाएगा।
इसको और इसको घटाने के बाद, क्योंकि जब ये इंक्रीज हुआ है, पहले डिफरेंस 5 है, यदि माइनस होने वाली का अमाउंट जो है वो बढ़ रहा है तो डिफरेंस घट जाएगा, राइट, डिफरेंस घट जाएगा। और यदि मान लो इस फार्मूले को हम यूज़ करते हैं पहले, फॉर एग्जांपल कि मैं एक एग्जांपल के साथ लेके चलता हूँ, आपको बात आंसर से पता चल जाएगा। अब यदि ये वैल्यू बढ़ती है तो ये डिफरेंस जो इंक्रीज 5 की जगह जो है वो 7 हर्ट्स हो जाना चाहिए, 8 हर्ट्स हो जाना चाहिए, फॉलोड। यदि इसके ऊपर हमने इसकी टेंशन बढ़ाई, इसको और खींचा, टेंशन बढ़ाने का मतलब है उसको और कस दिया हमने, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, तो इसका मतलब ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ने का और डिफरेंस घटा, इसका मतलब ए की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बी से ऑलरेडी ज़्यादा थी। हम यहाँ लिख देते हैं एज द डिफरेंस in frequencies decrease, वो घटा है आफ्टर इंक्रीजिंग द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग बी की टेंशन इंक्रीज करने से यदि ये डिफरेंस घटा है तो हमें कह सकते हैं कि जो ए की फ्रीक्वेंसी थी ना पहले, वो बी की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा थी, ठीक है। यदि ये डिफरेंस बढ़ता तो ये वाला फार्मूला लगता, राइट। सो इसका मतलब न्यू ए जो है वो न्यू बी से ज़्यादा है, तो हम इस फार्मूले में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए की जगह हम लिख देते हैं 427, तो नाउ बाय यूजिंग, हम यहाँ लिखते हैं ये वाला फार्मूला अब हम यूज़ करेंगे, दूसरे वाला नहीं अब हम यूज़ करेंगे। ये है अब 5 हर्ट्स, जिसमें ये हमारे लिए अननोन है, ये हमारे पास गिवन है। सो दिस इज़ 427। नाउ इन प्लेस ऑफ न्यू ए दिस इज़ 427 माइनस न्यू बी इज इक्वल टू 5 हर्ट्स। सो न्यू बी इज इक्वल टू 427 माइनस 5 हर्ट्स it is equal to 422 hertz. So this is the final answer of the question. With this we will close our discussion on this video beats. आप से उम्मीद है कि आप और ऐसी प्रॉब्लम्स करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को अच्छी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।